व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत मजे कर रहे हो आजकल, ऐसे सुनने में आ रहा है सब लोग। एंड थैंक यू फॉर द लव एंड अफेक्शन जो आप लोग दे रहे हो, ठीक है? दुआ में याद रखना। नाउ बहुत टेंशन होती है लोगों को ऑडिट की कि कैसे करना है, क्या करना है। मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बता रखी है। और एक अभी एक चैप्टर जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो है लोगों का फोबिया। बहुत सारे बच्चे तो ये सब करते ही नहीं है, उसको ऑप्शन में लेके जाते हैं। लास्ट 3-4 अटेम्प्ट से बैंक ऑडिट नहीं पूछा इंस्टीट्यूट ने। और अभी क्या है, सीजन चल रहा है ना बैंकों के फ्रॉड का, तो प्रैक्टिकल सिनेरियो को ध्यान रखते हुए शायद पेपर में आ जाए। तो डू नॉट वरी, मैं यहां पर हूं। मैंने क्या किया, अपनी हैंड रिटन बुक है उसका चैप्टर निकाल कर बैंक ऑडिट हम अभी वो करने वाले हैं, ठीक है? जिनके पास मेरी बुक है हैंड रिटन वाली, तो आप वो प्लीज निकाल लीजिए, बैंक ऑडिट अपन करने वाले। जिनके पास बुक नहीं है, ठीक है, सो मैंने लिंक दे रखा है नीचे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? फिर हम लोग शुरू करेंगे हमारा बैंक ऑडिट वाला चैप्टर। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बहुत ही बचकान सा चैप्टर है। बहुत लोग पता नहीं क्यों फोबिया है। बहुत सारी ऑथर्स की बुक में बहुत लंबे लंबे आंसर दे रखे हैं। अब यार 4 माह का 6 माह का जो वेटेज वाला चैप्टर है यार, मतलब इतना कैसा कोई बच्चा याद रखे यार? कितना सारा चैप्टर्स है, उसके ऊपर कितने सारे स्टैंडर्ड्स है, उसके कितने सारे एथिक्स है, कैसा याद रखेगा? इतना सारा दिमाग है। टेंशन नको, जो मैं बता रहा हूँ वैसा कर लो। एंड आपको मैं मैच भी करा के दे दूंगा। आइए अभी जल्दी कीजिए डाउनलोड, नहीं हुआ है तो फटाफट करो। और जीवन कैसा है? ढिंचैक ढिंचैक फट रही है बहुत जबरदस्त। लगने वाले, टेंशन रखो, ऊपर वाला देख रहा है, बच्चे ने मेहनत की है, देगा रिजल्ट, देगा, ठीक है? सब टुकुर टुकुर कान में ईयरफोन लगा के हर जगह देखो, लाइब्रेरी में सीए फाइनल, लॉ रिवीजन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, ठीक है? एंड जोधपुर वालों, ट्रस्ट मी, आज भी याद आ रही है, ठीक है? बहुत मजे किए अपन ने पार्टी में। सो दिस इज फॉर बेसिकली फॉर जोधपुर स्टूडेंट, जो हमने बहुत मजे किए थे आखिरी दिन। वेरी सुन मिलने वाले हम लोग। आओ लेट्स स्टार्ट विद बैंक ऑडिट, ठीक है? सो मेरी शीट के हिसाब से आपके दिख रहा होगा वहां पर कितने क्वेश्चन है अपने पास। 16 पेज का चैप्टर है अपना, और आखिरी क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 23। 23 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं, मारना पड़ेगा आपको रट्टा। कोई हाथ कोई पैर नहीं, कुछ चीजें लॉजिकल चलेगी, कुछ चीजें रट्टा मारनी पड़ेगी, ठीक है? आ जाओ, पहले मैं आपको ना बेसिक चीजें करवा रहा हूँ। बेसिक चीजें, जंप टू, मैं तो क्या है, उल्टा ही पैदा हुआ, सबको पता ही है, ठीक है? सो अपन कहेंगे उल्टा शुरू करेंगे अपन, सीधा जंप टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाइए जल्दी। चले, बहुत ही मस्त है। इट सेज वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस अगेंस्ट गुड्स। 23 कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस अगेंस्ट गुड्स। माल दिया है, सॉरी हमने माल दिया है, बैंक ने हमको क्या दिया है? उधार दिया है। अब हमको पढ़ना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बैंक ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? सो 4 माह का, 5 माह का, 6 माह का एक वेटेज वाला चैप्टर आंसर आएगा इसका। सो बैंक ने हमको माल के प्रति लोन दे रखा है। सो नाउ यू गाइस आर द ऑडिटर ऑफ दैट बैंक। सो यू हैव टू थिंक ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक कि भैया सर तुम क्या क्या चेक करोगे? सर वो माल जो आया है वो बराबर है कि नहीं? अच्छा, आपने लोन एग्रीमेंट बनाया है कि नहीं बराबर? जो पीरियड है वो बराबर है कि नहीं वहां पर, ठीक है? फिर सैंक्शन कितने लिमिट का कर रखा और सामने कितना माल है? जो लोग ऑडिट कर चुके, बैंक ऑडिट या नॉर्मल ऑडिट, आपने देखा होगा ना कि जो बोरोअर्स लोन लेते हैं ये लोग, तो अपने को हर क्वार्टर में स्टेटमेंट देना पड़ता है, अपने को क्वार्टर स्टेटमेंट बना के अपन बैंक वो चेक करवाइए। अच्छा, एट रेगुलर इंटरवल्स पे अपन क्या करवाते हैं? स्टॉक ऑडिट करवाते बराबर। जनरली अपन एनुअली करते, स्टॉक ऑडिट करवाइए। हो गया आंसर। क्या करने का? एक वर्ड पकड़ने का, बिहेव लाइक अ बीकॉम। बिहेव लाइक अ बीकॉम मतलब क्या बेटा? अपने को आता है ना, गोइंग राउंड द बुश, टेक वन वर्ड, गो राउंड द बुश, खाली वो करना है अपने को। पहला पॉइंट क्या करोगे आप? इंस्पेक्शन, IDSSI, सीधे कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा याद करने के लिए। सीधे, अब देखो पहला एस, स्टॉक ऑडिट। When a bank has got a system of obtaining stock and receivables audit report in respect of such advances, if so, review the stock audit report and identify the adverse comments if any. सबसे पहले क्या चेक करोगे आप? स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट बैंक की, ठीक है? सबसे पहले क्या चेक करोगे? स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट ऑफ बैंक। आई, inspection of the premises. Ascertain whether the premises of borrowers are periodically visited by the bank officials
टू वेरीफाई द क्वांटिटी एज पर पीरियोडिक स्टॉक स्टेटमेंट, क्योंकि क्लाइंट तो क्या कर रहा होगा, वो जिसने लोन ले रखा है, वो जो बोरोवर है वो तो क्या कर स्टॉक स्टेटमेंट भेज रहा है, तो बैंक वालों को विजिट करना चाहिए। इंस्पेक्शन, ऐसे क्या था स्टॉक ऑडिट, आई से इंस्पेक्शन। डी डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ओनरशिप, ठीक है, इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स लाइक द बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक वारंट, रेलवे रिसीट्स एटसेट्रा टू एंश्योर दैट दे आर एंडोर्स्ड एंड रजिस्टर्ड इन फेवर ऑफ बैंक, बैंक के सामने जाना चाहिए। पहला क्या था हमारा, बोलो फटाफट, स्टॉक ऑडिट, आई इंस्पेक्शन, डी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, फिर एच हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन check the letter of hypothecation and certificate of registration of charge with respect to the goods pledged with the bank। pledge का मतलब क्या होता है बेटा, स्टॉक हमारे पास रहता है, ओनरशिप बैंक के पास जाती है, तो मैंने उसको सॉरी हाइपोथिकेशन का मतलब क्या होता है, स्टॉक हमारे पास रहता है और ओनरशिप बैंक के पास जाता है, हाइपोथिकेशन। प्लेज में क्या होता है, अपन सामने वाले को देकर आ गए, दैट्स कॉल्ड हाइपोथिकेशन और प्लेज। फिर एक और ऐसे सैंक्शन, चेक द सैंक्शन लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन एंड नोट द इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। लास्ट पॉइंट क्या है, इंश्योरेंस, check the insurance policies, their validity, adequacy and see that the policies are in the favor of bank। बहुत ही सिंपल है, ये डी इसमें नहीं आएगा, इसमें एस है, सीधे एस से फटाफट स्टॉक ऑडिट, चेक द स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट एंड वेरीफाई एनी एडवर्स कमेंट्स और नॉट। आई से इंस्पेक्शन, ascertain whether the premises of the borrower has been visited periodically by the bank officials, ठीक है। डी से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल चेक कीजिए कि भैया वो बैंक के फेवर में होनी चाहिए, लाइक व्हाट, डॉक वारंट हो गया, फिर बिल ऑफ लेंडिंग हो गया। एच से क्या आएगा, हाइपोथिकेशन ऑफ प्लेज, अगर वो है तो चेक वेदर इट इज रजिस्टर्ड विद आरओसी और नॉट, क्योंकि वो जनरली वही करते हैं, ये एनी अदर रजिस्टरिंग अथॉरिटी, पार्टनरशिप में तो उनके रजिस्ट्रार में, ठीक है। आई से कहता है इंश्योरेंस, चेक द इंश्योरेंस पॉलिसीज, देयर वैलिडिटी, देयर एडिक्वेसी एंड सी दैट द पॉलिसीज आर इन फेवर ऑफ बैंक। एस क्या था अपना वो, सैंक्शन, चेक द सैंक्शन लेटर एंड लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। फटाफट बोले वापस अपन, बोलो फटाफट, एडवांसेस के लिए क्या चेक करेंगे अपन, अगेंस्ट गुड्स, हेडिंग बोलता हूं मैं, ठीक है, हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक ऑडिट चेक करनी है अपने को, जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसकी। इंस्पेक्शन देखना है अपने को कि भैया जो बैंक ऑफिशियल्स है वो लोग विजिट किए कि नहीं किए। डी से क्या था हमारा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल चेक करेंगे कि बिल ऑफ लैंडिंग और अपना क्या बोलते हैं, कौन चीज है ना वो, रेलवे रिसीट्स, डॉक वारंट, वो सब बैंक का नाम होना चाहिए। एच से क्या था, हाइपोथिकेशन ऑफ प्लेज के लेटर चेक करेंगे। आई से क्या था हमारा, इंश्योरेंस चेक करेंगे कि उसकी वैलिडिटी क्या है, उसका एडिक्वेसी क्या है, बराबर इंश्योरेंस है कि नहीं। ऐसे क्या था हमारा, सैंक्शन लेटर चेक करेंगे। चला सिद्धिस। नेक्स्ट 22, a bank is a consortium member of a cash credit facility of 100 crores to M Limited, ठीक है। बैंक owns share is 20 crores only। consortium या consortium, whatever you guys want to pronounce it, ठीक है। 100 करोड़ का किसने M को फंडिंग दिया था, जिसमें से हम लोग ने कितना दिया, खाली 20 करोड़ रुपया दिया। ड्यूरिंग द लास्ट 2 quarters against debit of 3.5 CR towards interest, the credits in M Limited are to the tune of 2.5 CR only। 1 करोड़ का शॉर्टफॉल है, 3.5 करोड़ आना चाहिए था, पर सामने 2.5 करोड़ रुपए का ये खाली। बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ लीड बैंक, जो ज्यादा फंडिंग करता है ना, ज्यादा फंडिंग उसको क्या बोलते हैं, लीड बैंक। तो 4-5 बैंक ने मिलके एम को फंडिंग की, उसमें से क्या हो गया, 3.5 करोड़ रुपए का डेबिट होना चाहिए था, सामने वाले ने कितना दिया, खाली 2.5 करोड़ रुपए दिया। सो लीड बैंक ने क्या किया, लीड बैंक हैज क्लासिफाइड द अकाउंट ऑफ एम लिमिटेड एज परफॉर्मिंग। लीड बैंक ने क्लासिफाई किया उसको परफॉर्मिंग, क्योंकि शायद उसका कंपोनेंट का पैसा आ गया होगा। तो क्वेश्चन ये होता है कि जो हमारा बैंक है, हमारा वाला जो बैंक है, अपना जो बैंक है जिसने 20 करोड़ रुपए दिए, क्या उसको भी परफॉर्मिंग ट्रीट करना चाहिए? नहीं, हर को अपना अपना देखने का। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूं, कोई भी किसी का नहीं देखेगा, सब अपना अपना ही देखेंगे। मेरे हिसाब से अगर एनपीए हो रहा है तो मैं उसको एनपीए ट्रीट कर दूंगा। देखो अभी समटाइम्स सेवरल बैंक्स फॉर्म अ ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड एज कंसोर्शियम अंडर द लीडरशिप ऑफ अ लीड बैंक टू मेक एडवांस टू अ लार्ज कस्टमर, क्योंकि 100 करोड़ का बड़ा अमाउंट था, ऑन सम कंडीशन एंड सिक्योरिटी विद अ प्रोपोर्शनेट राइट। In such case, each bank may classify the advance given by it according to its own experience of recovery and other factors. Since in last 2 quarters the amount remains outstanding and thus interest amounts should be reversed. This is despite the certificate of lead bank to classify the account as performing. Accordingly, the amount should be shown as NPA. हमारे हिसाब से ये NPA, तो हम उसको हमारे हिसाब से NPA दिखाएंगे। तो बहुत सिंपल सा आंसर है। पहले क्या करने का, अपने को कंसोर्शियम का डेफिनेशन देने का वहां पर, फिर क्या बोलेगा, ईच बैंक को उसको अपने हिसाब से क्लासिफाई करना चाहिए एज पर इट्स ओन एक्सपीरियंस। अच्छा, लास्ट 2 क्वार्टर क्वेश्चन छापने का पूरा। चौथा में क्या बोलने का, लीड बैंक ने उसको परफॉर्मिंग ट्रीट किया, बट हमको क्या ट्रीट करना चाहिए, उसको एनपीए। समझा आपको? 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क का आंसर। 22, 23। अच्छा, इट सेज कंप्लायंस ऑफ एसएलआर रिक्वायरमेंट। कंप्लायंस ऑफ एसएलआर रिक्वायरमेंट ये आप लिखोगे, इसको आप अपने आप पढ़ोगे, खाली इजी है, इसको खाली रीड करने का है, ठीक है। सो ये आप इसको लेके जाइए, आरटीपी, क्या बोलते इसको अपन, आरटीपी,
रीड टाइम परमिट्स, समय अगर आपको कहते हैं उसको पढ़ सकते हो, बट पढ़ लेना इसको प्लीज, एक बार रीड करने, ठीक है। तो ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, इतने पैसे में इतना ही आता है, ठीक है। सो आई थिंक ये May 17 का क्वेश्चन होगा, May 17 के आरटीपी में आया होगा, इसलिए यहां लिखा होगा ये। आगे आइए, अभी क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं हम लोग, 19। हाउ वुड यू वेरीफाई एडवांसेस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज? अच्छा, हमने गुड्स का आंसर किया, फटाफट रिकॉल करो। सिद्धीज, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट, इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, एच से क्या था, हाइपोथेटिकल प्लेज, आई से क्या था हमारा इंस्पेक्शन, और एस से क्या था मेरा सैंक्शन लेटर। अब हाउ टू वेरीफाई एडवांसेस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, पापा सू, क्या वो बेटा, पापा सू। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने अगर मैंने एडवांस दे रखा है तो भैया क्या चेक करेंगे अपन, भैया पहले चेक करोगे भैया पॉलिसी पेपर्स है कि नहीं, फिर वो असाइनमेंट हुई है कि नहीं, असाइनमेंट मतलब किसी को ट्रांसफर करना, उसका प्रीमियम बराबर भर रहा है कि नहीं भरा जा रहा, एज क्या है सामने वाले की, ठीक है, सरेंडर वैल्यू क्या है, और उसका लास्ट क्या है, अनपेड प्रीमियम कितना है। देखो पापा सू, पहला क्या चेक करना है अपने को, पॉलिसी, क्या चेक करना है, पॉलिसी। अब बीकॉम की तरह असर्टन द इंश्योरेंस पॉलिसी हैज बीन लॉन्च्ड विद द बैंक, अपन ने सरल भाषा में कहा था, चेक द पॉलिसी पेपर्स हैज बीन डिपॉजिटेड विद द बैंक। पापा सू, ए असाइनमेंट, इंस्पेक्ट द, देखो मैंने अलग अलग शब्द यूज किए, जो बच्चे मुझे आईपीसीसी पढ़ चुके उनको पता होगा ना, अपन ने वाउचिंग वेरिफिकेशन किया था तो उसमें अपन ने बहुत सिनोनिम्स सीखे थे चेक के, चेक, वाउच, वेरीफाई, एग्जामिन, एंश्योर, इंस्पेक्ट, कंप्लाई, स्क्रूटिनाइज, इवैल्यूएट, बराबर। तो क्या करने का, अपने एग्जामिनर को बताने का कि बॉस वी हैव स्टडीड थ्रू एबी, हमको इंग्लिश आता है, भले पूरा नहीं आता पर हमको सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज करने आते हैं, ठीक है। सो ऑल द टाउनीज, तुम्हारे लिए प्लीज यूज सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स। देन इंस्पेक्ट the policy to verify whether the same has been assigned in the favor of a bank and such assignment has been registered with the insurer, बराबर। इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरर कौन होता है, जो इंश्योरेंस देता है, जिसको इंश्योरेंस दिया वो इंश्योर ही नहीं, इंश्योर्ड, क्या होगा वो, इंश्योर्ड, क्लियर। तो असाइनमेंट हो गया यहाँ पर बराबर, क्योंकि मैंने तो मेरे उसके सामने लोन लिया है, तो बैंक के सामने असाइनमेंट हुआ ना, तो बैंक के साथ रजिस्टर होना चाहिए वो। तो पहले था पापा, पी से पॉलिसी, ए से असाइनमेंट हुआ कि नहीं, एस सरेंडर वैल्यू। अच्छा, प्रीमियम, चेक वेदर द लेटेस्ट प्रीमियम हैज बीन बेस्ड ऑन द प्रीमियम रिसीव्ड एंड वेदर दे आर इन फोर्स, दैट इज दे हैव नॉट लैप्स्ड, तो वेदर प्रीमियम हैव बीन पेड और नॉट, पापा ए। एज, check the age of the assured has been admitted, insurer may refuse to pay claim and hence it is important to see that the same is admitted. Age. S, surrender value, check the certificate of surrender value to ensure that the amount of advance is within the surrender value। obviously बात है, मेरा 50 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस हो रखा है अपना, ठीक है, यस। डर है ना, खौफ है लोगों का भी बहुत ज्यादा मार्केट में, तो अपने को कोई भी किडनैप कर सकता है, तो अपन 50 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस निकलवा लिए, जिसकी आज की डेट में सरेंडर वैल्यू खाली 5 लाख रुपए है, ठीक है। सो मेरे को बैंक कितना लोन देगा, 50 करोड़ पे देगा कि 5 लाख पे देगा, 5 लाख पे देगा, बराबर। तो आपको चेक करना आज की डेट में उसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है, आज की डेट में अगर मैं पैसे मांगने जाऊंगा उनसे तो कितना मिलेगा, 5 लाख के मिलेगा खाली। यू अनपेड प्रीमियम, वेयर द सरेंडर वैल्यू सब्जेक्ट टू द प्रीमियम पेमेंट ऑफ अ सर्टेन प्रीमियम, चेक वेदर द अमाउंट ऑफ सच प्रीमियम हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द सरेंडर वैल्यू। तो अगर मेरे को सरेंडर करना पड़ता है, कुछ पेनल्टी लगती है, तो उसको बोलते हैं अपन अनपेड प्रीमियम, तो भैया वो माइनस हुआ कि नहीं। पापा सू, पापा पी पॉलिसी, ए असाइनमेंट, पी प्रीमियम, प्रीमियम बराबर भरा है कि नहीं भरा, ए एज, एस सरेंडर वैल्यू, यू अनपेड प्रीमियम। वंस मोर, गुड्स वाला आंसर बोलो फटाफट। सिद्धेश, एस से स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट, आई से इंस्पेक्शन, डी से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, एच से हाइपोथिकेशन और प्लेज, आई से इंस्पेक्शन हो गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा इंस्पेक्शन, बराबर। एंड लास्ट पॉइंट क्या था मेरा, सैंक्शन लेटर, क्लियर। नेक्स्ट, अब मैंने उसे क्या सिखाया आपको, एडवांस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस, पापा सू, प्रीमियम चेक करेंगे हम लोग, पॉलिसी चेक करेंगे, ए से क्या था, एज चेक करेंगे, फिर वापस ए से क्या था मेरा अमाउंट असाइनमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, एस से सरेंडर वैल्यू, यू से अनपेड प्रीमियम, बराबर, सुपर। अच्छा, अगर एक बैंक ने उसको अपना परफॉर्मिंग ट्रीट किया है, तो जो कंसोर्शियम में बाकी लोग बैंक है, तो उनको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चेक करना पड़ेगा, क्लियर। 20 जो होते हैं उसको टिक कर दीजिएगा प्लीज। तो वी आर डन विद 21, 22, 23, हमारा 19 भी हो गया है, अब हम लोग 20 पर है। क्या बोलते हैं देखो, व्हाट आर द एनपीए नॉर्म्स फॉर द एडवांसेस बाय सीजी और एसजी। अब ये गवर्नमेंट के बड़ी लाल है, अलग ही चल रहा है पूरा, तो इसका अलग ही आंसर है। व्हाट आर द एनपीए नॉर्म फॉर द गवर्नमेंट फॉर एडवांसेस बाय सीजी एसजी। इफ अ गवर्नमेंट गारंटेड एडवांस बिकम्स एनपीए,
Then the purpose of income recognition, interest on such advance should not be taken to income unless the interest is realized. बराबर? तो पूरा बीकॉम की तरह बिहेव करने का. If a government guaranteed advance becomes NPA, then the interest income should not be treated as income unless such income is realized. मतलब receipt basis पे. फिर, however, for the purpose of asset classification, credit facility backed by CG guarantee, though overdue, can be treated as NPA only when CG repudiates the guarantee when invoked. देखो, जो सीजी ने अगर गारंटी दे रखी है, कोई अगर एक असेट अपन का भी क्लासिफाई करना है, कोई लोन दे रखा है जहां पर सीजी ने गारंटी दी है, आप उसको एनपीए कब ट्रीट करोगे? जब सीजी अपने हाथ खड़े कर देगी, भाई मैं पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि अब टेंशन नहीं ना, डूबेगा तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट खड़ी ना वहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, मैं नहीं दूंगी अभी पैसा, तो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, वो एनपीए बन जाएगा. पहला पॉइंट क्या था, इनकम हैज टू बी रियलाइज ओनली, इनकम हैज टू बी बुक्ड, इंटरेस्ट इनकम हैज टू बी बुक्ड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज. अच्छा, आप असेट क्लासिफिकेशन उसको एनपीए कब ट्रीट करोगे? जब सीजी ने गारंटी खड़ी कर दी, मतलब मना कर देगा मैं नहीं दे पाऊंगा. इफ द बैंक हैज नॉट रिवोक्ड द गारंटी, क्वेश्चन ऑफ रेपुटेशन वुड नॉट अराइज. इन सच अ सिचुएशन बैंक वुड बी करेक्ट to the extent of not applying the NPA norms for provisioning purpose. But this exemption is not applicable in respect of income recognition norms. Hence, the income to the extent not recovered should be reversed. जो इतना पैसा नहीं है उसको आप रिवर्स करोगे. अच्छा, situation is different if the advance is guaranteed by SG, because this exception is not available for SG guaranteed advances, where the advance is to be considered NPA if it remains overdue for 90 days. सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गारंटी होती है, बराबर, वो क्या बोलता है, आप तब तक उसको एनपीए ट्रीट नहीं करोगे, कब तक? जब तक उन्होंने हाथ खड़े नहीं किए. पर स्टेट गवर्नमेंट बैक वाली जो गारंटी होती है, आप उसको एनपीए कब ट्रीट कर दोगे? इफ इट इज रिमेनिंग अनपेड या फिर ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज. स्टेट गवर्नमेंट का मोर देन 90 डेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जब वो लोग गारंटी कैंसिल कर रहे हैं. इन केस द बैंक हैज नॉट इन्वोक्ड सीजी गारंटी, दो द अमाउंट इज ओवरड्यू फॉर लॉन्ग, द रीजन फॉर द सेम शुड बी डूली रिपोर्टेड इन LFAR. LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट. अब साला इतना टाइम हो गया, पैसा नहीं आया अभी तक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी ना, तुमको पैसा मांगना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, बैंक वाले तुमने क्यों नहीं मांगा अभी तक? तो जो ऑडिटर वो कहां रिपोर्ट करेगा, उसको LFAR में करेगा. तो ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है गारंटी, अगर कोई बैग है यहाँ पर लोन पे, तो क्या करोगे आप वहां पर, आप उसको एनपीए तभी ट्रीट करोगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर दे कि मैं पैसा नहीं दूंगा गारंटी का. स्टेट गवर्नमेंट के लिए इफ इट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, इंटरेस्ट इनकम हैज टू बी टेकन एज इनकम ओनली व्हेन इट इज रियलाइज, मतलब रिसीट बेसिस पे. बराबर, साला बहुत टाइम हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गारंटी थी वहां पर सामने वाले पार्टी पैसा नहीं दे रही है, एसीजी को पैसा देना चाहिए था, बैंक वाला अगर नहीं गया उसके पास मांगने के लिए, तो द ऑडिटर हैज टू मेंशन द फैक्ट इन LFAR. क्लियर? सुपर. तो हमारा 20 भी हो गया, हमारा 19 भी हो गया. आ जाइए अभी नेक्स्ट. हाउ वुड यू ऑडिट टेलीफोनिक ट्रांसफर्स एंड DD, TT एंड DD. हाउ वुड यू ऑडिट टेलीफोनिक ट्रांसफर्स एंड डिमांड ड्राफ्ट? ठीक है. अच्छा, आप देखिए कैसा होता है टेलीफोनिक ट्रांसफर, मतलब काइंड ऑफ टेलीग्राम बोले जो ट्रांसफर होते हैं, तो एक कोड होता है एनकोडिंग का और डीकोडिंग का. जिन्होंने बैंक ऑडिट करके अगर उन्होंने देखा होगा तो, क्योंकि ये जनरली सीएस को एप्लीकेबल, मतलब जाके वो ही चेक कर सकते हैं. सो क्या बोलता है, ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि भाई जो सीनियर बैंक के ऑफिशियल्स होते हैं उन्हीं के पास वो कोड, नहीं तो क्या होगा, ट्रांसफर किया, मेरे पास कोड आ गया, डीकोड करने का, सारा पैसा अपन वसूल लेंगे. बराबर, नीरव मोदी के भाई, ठीक है, सारा पैसा वसूल लेंगे. क्लियर? अच्छा, फिर वो डिमांड ड्राफ्ट, पता है वो आप लोग DD बनाने जाते हैं अपने बैंक में, तो पता है वो मैनेजर के पास आता है वो साइन होने के लिए. सो अगर मैनेजर नहीं है, कोई और ऑफिशियल है, तो ऑडिटर शुड चेक कि भैया वो जो DD है उस पर साइन बराबर हुआ है कि नहीं हुआ. देखो, बैंक शुड हैव अ रिलायबल प्राइवेट कोड नोन ओनली टू द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ इट्स ब्रांचेस फॉर द कोडिंग एंड द डीकोडिंग ऑफ टेलीग्राम्स शुड बी डन ओनली बाय सच ऑफिसर्स. तो देयर शुड बी अ रिलायबल प्राइवेट कोडिंग सिस्टम जिसको विच शुड बी विद द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स ऑफ द ब्रांचेस. क्लियर? फॉर द कोडिंग एंड डीकोडिंग of telegram should be given only to such officials. Number 2, signature on demand draft. ठीक है, signature on demand draft should be checked only by an officer with the authority जिसके पास signature book होती है. All the TTs and DDs, TTs telephone transfer, DD demand draft sold by a branch should be immediately confirmed by the advices to the branches concerned, जो इन्होंने बेचा होगा. बराबर. If the paying branch does not receive confirmation of any TT or DD from the issuing branch or does not receive any credit in its account with that branch, it should immediately steps to ascertain the reason. He should inquire with the reason. If the paying branch, ठीक है, does not receive proper confirmation of any TT or DD from the issuing branch or does not receive credit in their account, then the reason should be inquired into. अगर किसी को पता होगा, अपना ये हीरो था ना जिसने अपने बिरादरी वाला बंदा हर्षद मेहता, उनका DD वाले तो फ्रॉड था. सो वो क्या बोलता है कि आपने DD इशू कर दिया और उनका DD बाउंस बैक हो गया था. सो इसीलिए कर रखा है कि बॉस DD का भी बाउंस बैक नहीं हो सकता. सो अगर क्रेडिट नहीं मिला DD के सामने तो बॉस
पेई ब्रांच तेरे को इंक्वायरी करना पड़ेगा क्यों नहीं मिला है, तो जिसने इशू किया उससे बात कर, क्योंकि एट द एंड पैसा तो वही देगा ना। तो 4 पॉइंट याद करने हैं, बहुत ही सिंपल है। बोलो पहला पॉइंट क्या है, बैंक शुड हैव अ प्रॉपर कोड फॉर डिकोडिंग एंड एनकोडिंग, बराबर। अच्छा, ओनली द सीनियर बैंक ऑफिसर शुड हैव दैट कोड। नंबर 2, सिग्नेचर ऑन द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी वेरीफाइड बाय द person who is having signature book. If the TTs and DDs which are sold by the bank should be verified on the basis of advices, बराबर। चौथा, if the payee does not receives any confirmation for TT or DD or the amount is not credited, then they should inquire with the reasons with the issuing branch. Clear? Next. Oh my God, जो बच्चे ऑडिट कर चुके उनको तो आना चाहिए। What do you understand by the long form audit report? Long form audit report. What are the aspects to be considered while verifying advances in LFR? ठीक है, खाली रीड करेंगे बराबर, so it is just reading of English. मस्त है। LFR to be, जैसे अपने पता ना ऑडिट रिपोर्ट में अपन जनरली नॉर्मल कंपनीज एक्ट में पीछे कारो लगाते हैं एक कनेक्शन, सेम भी LFR होता है बैंक के लिए। LFR is to be furnished by the auditor of bank in addition to the audit report as per the statutory requirement. Matters to be dealt in the LFR has been specified by RBI. जैसे अपने कंपनीज एक्ट में कारों में कुछ 16 पॉइंट्स है, वैसे LFR में भी पॉइंट्स है। कौन बताता है? ध्यान रखना, बैंक के माई बाप कौन है? RBI। सो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि भैया द ऑडिटर, LFR is a report to be furnished by the auditor in addition to the stat audit report. The matters to be included in LFR is specified by the RBI. 3, it is to be submitted before 30th June every year. For timely submission, proper planning for completion ये कभी होता नहीं है, and LFR is required. Format does not require an executive summary to be given. Members may consider providing the same to bring out the key observation from the whole document. ठीक है, मैं इतना ही पढ़ता हूँ खाली यहाँ तक ही। For timely submission, proper completion of LFR is required. 3 पॉइंट। पहले क्या था, LFR का मतलब बता दो, कौन देता है? ऑडिटर। और ऑडिट रिपोर्ट के साथ एक एडिशन होता है, the matters are to be specified by RBI. It is to be submitted before 30th June every year. For timely completion, proper planning is required. Now, verification of advances in LFR. Verification of advances in LFR. The auditor should check whether the loan applications are complete and in prescribed form. Whether the loan applications are complete. Whether the loan applications are complete. Number 2, procedural instructions regarding the grant, renewal, enhancement of facilities have been complied with. फिर sanctions are within the delegated authority. पता है हर ब्रांच के जो मैनेजर्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि आप इतना ही सैंक्शन कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन इज कंप्लीट एंड सुपरविजन इज टाइमली, इफेक्टिव एंड एज पर द प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस। तो पहला क्या है, ये लोन के बारे में, वेदर द लोन एप्लीकेशंस आर कंप्लीट। 3 चीजें, प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शंस आर कंप्लाइड, सैंक्शंस आर विद इन द लिमिट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन इज कंप्लीट, सुपरविजन इज टाइमली एंड इफेक्टिव। फिर ये तो था लोन एप्लीकेशन के बारे में। दूसरा, द ऑडिटर कैन गैदर रिक्विजिट एविडेंस by examining the relevant documents such as लोन का एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर, सैंक्शन चेक कर, obtaining explanation from the branch management। तो ये हो गया अपना प्रोसीजर का पार्ट। पहला था प्योर लोन के बारे में बोल रहा है, 3 चीजें चेक करनी है। क्या था मेरा? प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शंस, वेदर इट इज विद इन द लिमिट। तीसरा क्या था मेरा? डॉक्यूमेंटेशन इज कंप्लीट एंड द सुपरविजन इज इफेक्टिव एंड टाइमली। फिर आपने को बराबर एविडेंस मिला है कि नहीं मिला? बाय चेकिंग रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। They must be familiarize themselves with those issues and guidance relating to the same and should cover the same during regular course of audit of advances। ठीक है, सो ABC 3 पॉइंट लिखना है आपको। चेक कर लो, जब आप अपने हाथों से लिखोगे इसको पूरे पेज का, आपका 1.25 पेज भर जाएगा ICAI की सजेस्टेड आंसर शीट का। यही आपके PM में दिया, यही आप टीचर्स की बुक में दिया हुआ है, इतना याद करना है। LFR कौन देता है? ऑडिटर। इन एडिशन टू द स्टार्ट ऑडिट रिपोर्ट, द मैटर्स आर टू बी स्पेसिफाइड बाय RBI. It is submitted before 30th June every year. For the timely completion, proper planning and is required. फिर एडवांसेस की बात करेंगे अपन। क्या क्या चेक करना है अपने को? लोन एप्लीकेशंस आर कंप्लीट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। उसमें 3 बातें हैं, प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शंस चेक करेंगे अपन, फिर डॉक्यूमेंटेशन बराबर और नॉट, सैंक्शंस आर विद इन द लिमिट। क्लियर? फिर क्या बोलेंगे अपन? डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लीजिए, सैंक्शन लेटर चेक कर लीजिए और मैनेजमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। तीसरा, अपने को पता होना चाहिए सब इशू क्या क्या है एंड अपने को ऑडिट रिपोर्ट में लाना पड़ेगा उसको। समझा आपको? LFR का आंसर भी हो गया है। फिर 16 मस्त है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ NPA? चलो फटाफट 2 आंसर मुझे रिकॉल करवाओ जल्दी। एडवांसेस फॉर अगेंस्ट गुड्स के लिए सिद्धि जल्दी बोल बेटा। सैंक्शन, I से इंस्पेक्शन, D से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, H से हाइपोथिकेशन, I से नहीं याद है मुझे भी, S से स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट। बराबर। अच्छा, अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के सामने पापा सू, पॉलिसी, असाइनमेंट, प्रीमियम,
एज, सरेंडर वैल्यू एंड अनपेड प्रीमियम। याद रहेगा आपको? अच्छा, एक बैंक ने अगर उसको अपना एनपीए ट्रीट कर, आई मीन परफॉर्मिंग ट्रीट किया है, मैं अपना एनपीए ट्रीट कर सकता हूं उसको, मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, हमेशा बल अपना अपना देखेंगे। क्लियर हो गया आपको चीज? नेक्स्ट, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए? ठीक है, चलो याद रखना 90 दिन और 1 साल, जनरली हर जगह वही घूमेगा, 90 दिन और 1 साल। इंटरेस्ट एंड ऑन इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल हैज रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 90 डेज। टर्म लोन के लिए मोर देन 90 डेज। सीसीओडी के लिए अकाउंट हैज रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 90 डेज। बिल्स परचेज सेम यूज करेंगे, बिल्स रिमेन्स ओवरड्यू एंड अनपेड फॉर एक्सीडिंग 90 डेज। एग्रीकल्चर, ये थोड़ा सा अलग है, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। एग्रीकल्चर के लिए इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल इज ओवरड्यू फॉर 2 crop season in case of short term, short duration crops, 1 crop season in case of long duration crops, that is more than 1 year. 1 crop season for long duration crops, 2 crop season for short duration crops. Other accounts more than 90 days. Clear? Erosion in the value of security डूब गया। Bank can directly classify these accounts as doubtful or loss assets irrespective of the period for which the account is remaining unpaid. बराबर, इसकी वैल्यू गिर जाती है। NPA includes derivative transactions, overdue receivables, mark to market value of derivative contract if this remain unpaid for 90 days. हर जगह पर कितना है अपना 90 days, टर्म लोन 90 days, बिल्स पेएबल, सॉरी बिल्स परचेज 90 days, सीसी 90 days, एग्रीकल्चर एडवांसेस शॉर्ट के लिए कितना था 2 crop season, लॉन्ग के लिए 1 crop season, फिर अदर अकाउंट्स 90 days। अच्छा, अगर मेरा सिक्योरिटी गिर गया तो बैंक को इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड्स को एनपीए ट्रीट कर लेगा। एंड लास्ट पॉइंट, एनपीए इंक्लूड्स बराबर अपना मार्क टू मार्जिन वाला भी होता है, अगर वो भी अनपेड है अपना 90 डेज है तो वो भी क्या हो जाएगा अपना एनपीए ट्रीट हो जाएगा। एक और बार इसको पढ़ लीजिए जल्दी से, एक और बार, थोड़ा सा काम का लग रहा है, पढ़ो फटाफट। 90 डेज, 90 डेज, 90 डेज, एक्सीडिंग 90 डेज मतलब 91 डेज पे जाएगा, पढ़ो फटाक से। झाला, टर्म लोन एक्सीडिंग 90 मतलब इंटरेस्ट एफ ए प्रिंसिपल, सीसी इफ इट इज रिमेनिंग आउट ऑफ ऑर्डर फॉर 90 डेज, ठीक है। बिल्स परचेज इफ इट इज स्टिल अनपेड फॉर एक्सीडिंग 90 डेज। एग्रीकल्चर लोन एडवांसेस अगर आपका शॉर्ट है तो फॉर टू क्रॉप सीजन, अच्छा अगर वो लॉन्ग वाला है बराबर तो फॉर 1 crop सीजन। अदर अकाउंट्स मोर देन 90 डेज बराबर। अगर मेरे सिक्योरिटी की वैल्यू गिर गई, रोड हो गई है तो इट विल बी क्लासिफाइड एनपीए इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। क्लियर? एंड डेरिवेटिव अगर एक्सीडिंग 90 डेज है तो भी वो एनपीए हो जाएगा। क्लियर? आइए अभी 15 23 में से हमारे हम लोग 15 पर आ चुके, ठीक है, उल्टा जा रहे हैं, ध्यान रखना। इवैल्यूएट द आईसीएस इन द एरिया ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस ऑफ अ बैंक। बहुत सारे बच्चों को पता है तो बहुत इजी है, ठीक है। स्कैरा पहला है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। मेरे ऐसे गरीब को कभी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, हर एरिया को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। आप जैसे जो पैसे वाले लोग हो उन्हीं को क्रेडिट कार्ड मिलता है। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, डू प्रॉपर स्टडी, क्योंकि हर लोग अप्लाई कर लेगा तो स्वाइप स्वाइप हर जगह पे स्वाइप। Do proper study about the customer. Bank should make advance only after satisfying itself as to the credit worthiness of the borrower. So screening of application, the bank should verify the credit worthiness of the borrower. ये कॉमन पॉइंट है, हर जगह लिख देना, हर लोन एडवांस के पॉइंट में आएगा, ठीक है। सी से कस्टडी ऑफ अनइश्यूड कार्ड, इट शुड बी विद द प्रॉपर पर्सन। फिर इवैल्यूएट द आई मीन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट, आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है बराबर तो आपके घर में आता होगा ना स्टेटमेंट, या आपके मम्मी पापा के पास आता होगा। सो अकाउंट स्टेटमेंट हर महीने आनी चाहिए बराबर। फिर एग्जामिन बिफोर पेमेंट, सेटलमेंट ऑफ पेमेंट टू द सेलर, जैसे अपन ने माल खरीदा, जैसे मैं तो जगह शॉपिंग करा बिग बाजार से, सो मैंने कार्ड स्वाइप किया तो मेरा बैंक जो बिग बाजार को पेमेंट करेगा। सेटलमेंट ऑफ पेमेंट टू द सेलर बाय द बैंक शुड बी मेड ओनली आफ्टर ड्यू एग्जामिनेशन। रिव्यू ऑफ अकाउंट, जैसे आपने देखा ना वो क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए मना कर रखा है तो वो नहीं हो पाएगा अभी। रिव्यू ऑफ अकाउंट्स, चेक द अकाउंट्स ऑफ कस्टमर टू डिसाइड द लिमिट ऑफ कार्ड एंड फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द लिमिट। बस 4 मार्क का आंसर। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, कस्टडी ऑफ अनइश्यूड कार्ड, अकाउंट स्टेटमेंट हर महीने आना चाहिए आपका अकाउंट रिव्यू कर देना चाहिए क्योंकि क्रेडिट लिमिट देने के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। और एक और पॉइंट है वहां पर एग्जामिन बिफोर पेमेंट। बस इतना ही पढ़ना है फटाफट। स्क्रीनिंग एप्लीकेशन चेक करने का, भैया क्रेडिट वर्थिनेस के हिसाब से दोगे। अनइश्यूड कार्ड की जो कस्टडी होगी वो बराबर इंसान के पास होना चाहिए। फिर अकाउंट स्टेटमेंट हर महीने आना चाहिए आपके पास। फिर जब सेलर को पेमेंट करिए उसको आप रिव्यू करना पड़ेगा। एंड लास्ट में आपका लिमिट के लिए वो रिव्यू करता रहेगा बैठ के बराबर, कि इंक्रीज करने की डिक्रीज करनी। क्रेडिट कार्ड वाला आंसर भी हो गया। ज्यादा कूल। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट फैक्टर्स डू यू कंसीडर व्हाइल ड्राफ्टिंग द इंटरनल कंट्रोल फॉर लोन्स एंड एडवांसेस। जितना भी अपन ने चीजें पढ़ा है लोन्स एंड एडवांसेस का बराबर, वही अपन पढ़े ना भी, सिद्धि वाला आंसर। सैंक्शंस होना चेक करना, फिर वो हाइपोथेकेशन प्लेज हुआ है क्या, इंस्पेक्शन, स्टॉक ऑडिट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टाइटल, प्लेज, मॉर्गेज, हाइपोथेकेशन, वो ये फटाक से हेडिंग पढ़ो और इसका बीकॉम की तरह बिहेव करो, जल्दी से पढ़ो इसको।
चलो अभी अभी हम पढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। हाउ डू यू एग्जामिन क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेट्स। अभी तक जो उधारी नहीं मानी गई है वो कैसे चेक करेंगे अपन, ठीक है। बेसिकली कैसा होगा कि भैया जिसको अभी तक उधारी नहीं मानी गई, हमारे को पे नहीं करने का है, सो बोर्ड मीटिंग चेक कीजिए, उनकी मिनट्स बुक चेक कीजिए, ठीक है, उनके लेटर्स चेक कीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स पड़े वो चेक कीजिए। बहुत एकदम बचकाना आंसर है। द ऑडिटर शुड चेक द रेलेवेंट एविडेंस लाइक करस्पॉन्डेंस विद द लॉयर्स, क्लेमेंट्स, वर्कर्स, ऑफिसर्स एंड वर्कमेन्स ऑफिसर्स या फिर यूनियन। चेक रिव्यू द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड, कमिटी ऑफ बोर्ड, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी चेक कीजिए, लिस्ट ऑफ पेंडिंग लीगल केसेस चेक कीजिए एंड करस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू टैक्सेस। Ascertain from the management the status of claim outstanding at the end of the year. Review the subsequent events which also provide evidence about the completeness and valuation of claims. इसको ऐसे ही रट्टा मारना पड़ेगा आपको। तो इसको बोलते हैं claims not acknowledged as debts. Claims not acknowledged as debts. In simple बात आपकी contingent liability. Clear? तो इसको ऐसे रट्टा मारना पड़ेगा। This is your रट्टा। 12. देखो ये भी थोड़ा सा टाइम पास वाला आंसर। What are the issues to be considered in audit of advances? वही सेम चीजें बोलेंगे अपन, सैंक्शन लेटर बराबर हुआ है कि नहीं, सिक्योरिटी बराबर है कि नहीं, ठीक है, वहां पर कोई डाइवर्जन ऑफ फंड्स हुआ है कि नहीं हुआ, अच्छा अगर वो आउटस्टैंडिंग था उसका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ, अगर वो आउटस्टैंडिंग है मोर देन 90 डेज एनपीए के प्रोविजन लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। खाली इसको एक बार रीड कर लीजिए, एकदम इसे समझ में आ जाएगा, कुछ रट्टा मारने जैसा नहीं है। रीड जल्दी। चले नेक्स्ट 11। ओहो, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिवर्सल ऑफ इनकम। क्या आएगा? राइट शॉर्ट नोट ऑन रिवर्सल ऑफ इनकम। सो देखो दो बातें हो सकती है, या तो मेरा को मैंने अपन क्या करते हैं, इनकम हमेशा रिकॉग्नाइज करते हैं अक्रू बेसिस पे, बराबर। सो कैसा होता कि अपना एनपीए ट्रीट हो गया, पर मैं तो इनकम पुराने से मांग रहा हूं, बराबर, तो भैया उल्टा करो, रिवर्स करो उसको। अच्छा, बिल्स परचेस और डिस्काउंटेड थे, बराबर, वो एनपीए हो गए, जो भी इनकम अपन उसको रिकॉग्नाइज कर रखे थे अपने बुक्स में, उल्टा करो। बहुत ही सिंपल है, समझ समझ के पढ़ना। इफ एनी एडवांस इंक्लूडिंग बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड बिकम्स एनपीए एट द एंड ऑफ द ईयर, entire interest accrued and credited to the income account in the past period should be reversed or provided for if the same is not realized। अगर पैसा नहीं आया तो भैया आप उसको रिवर्स कर दोगे। 2, this will also apply to the government guaranteed accounts also, उनको भी एप्लीकेबल हो जाएगा। in respect of NPAs, fees, commission and similar income, ठीक है, which have accrued and which cease to accrue in the current period should be reversed or provided for with respect to past period if uncollected। जो भी एनपीए को भैया फीस आंधी, कमीशन आंधा, अपना जो पैसा नहीं आया है और अपन ने उसको अक्रूवल बेसिस पे बुक कर दिया है, बराबर, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ऊपर एडवांस के बारे में था, ये एनपीए के बारे में। दिस विल अप्लाई टू गवर्नमेंट गारंटीज ऑल्सो। 3 हो गया। चौथा, फर्दर इन केस ऑफ बैंक विच हैव रॉन्गली रिकॉग्नाइज इनकम इन द पास्ट, गलत ले रखी थी अपन ने, शुड रिवर्स द इंटरेस्ट इनकम इफ रिकॉग्नाइज एज इनकम ड्यूरिंग द करंट ईयर और मेक प्रोविजन फॉर एन इक्विवेलेंट अमाउंट इफ इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम इन द प्रीवियस ईयर, बराबर। लास्ट टाइम आपने उसको अलग इनकम मान लिया है, बराबर, उसको रिवर्स करना पड़ेगा आपको इस साल में। 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट आंसर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर, ठीक है। चले आगे 10। चलो आ जाओ, अभी हम कर रहे क्वेश्चन नंबर 10। डिस्क्राइब द ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑडिट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी एंड एक्सप्लेन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। सो जो ऑडिट प्रोसीजर बच्चा वो तुम पढ़ोगे, बराबर, मैं आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट याद करवा रहा हूं, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर आपको याद करना पड़ा, कोई रास्ता नहीं उसका, मैं भी रीड ही करूंगा उसको। देखो अभी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है इसकी। सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का उसने क्या बोला, फॉलोइंग शुड बी शोन एज अ फुटनोट टू द बैलेंस शीट। 1, कंटिजेंट लायबिलिटी, उसमें क्या क्या आएगा देखो, क्लेम्स अगेंस्ट बैंक, क्लेम्स नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स। नंबर 2, लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स। 3, लायबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स हो गया, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 4th,
गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, बैंक के जो रिश्तेदार है। ई एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस। एफ एनी अदर आइटम्स। फिर 2 बिल्स फॉर कलेक्शन। क्लेम्स नॉट एक्नॉलेज एज डेट्स। फिर पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट्स। थर्ड फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। चौथा गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस। 6 अदर्स। नंबर 2 बिल्स फॉर कलेक्शन। ये इसका प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है, ये अलग से 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का बन सकता है। पूरा आंसर जो आएगा वो आएगा 6 मार्क का आंसर। रीड द कंटिजेंट लायबिलिटी। जल्दी पढ़ा उतना? कूल। अब आ जाए हमारा नेक्स्ट आंसर। ओह ये तो बच्चे बच्चे जानता है, वोस्त्रो एंड नोस्त्रो, उधर का इधर, इधर का उधर। ठीक है, अब देखो कैसा होता है कि इंडिया वाले विदेश वालों का पैसा रखते हैं और विदेश वाले इंडिया का पैसा रखते हैं। ठीक है, पहले अपन एक पढ़ते हैं, दूसरा अपना पास आएगा। बैंक्स मेंटेन द स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसीज। ठीक है, बैंक्स मेंटेन द स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी इन द फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट with their overseas branches or correspondents. Such foreign currency account maintained by Indian banks at other overseas centers are designated as nostro account. हमारी ब्रांच में, देश की ब्रांच का एक विदेश में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसमें फॉरेन वालों का पैसा पड़ा है तो दूसरे का पैसा पड़ा, उसको क्या होता है? नोस्त्रो। क्या होता है उसको? नोस्त्रो। उल्टा वोस्त्रो। वोस्त्रो इज द अपोजिट ऑफ नोस्त्रो। Here a foreign bank in another country मेंटेन्स द स्टॉक ऑफ इंडियन रुपीज। इंडिया के बैंक में विदेश वालों का पैसा, सब विदेश में है। ठीक है, विदेश के ब्रांच में, विदेश के ब्रांच में। हमारा इंडियन बैंक है, विदेश में ब्रांच है, उसमें विदेशी पैसा पड़ा है तो क्या है वो? नोस्त्रो। नोस्त्रो। बराबर। विदेश में एक बैंक है, फॉरेन बैंक, उसमें आईएनआर पड़ा है, वो क्या आएगा? वोस्त्रो। क्या आएगा वो? वोस्त्रो। विद इंडियन ब्रांच करस्पॉन्डेंट और लोकल बैंक, सच इंडियन रुपीज डेसिग्नेटेड एज वोस्त्रो अकाउंट। विदेश का पैसा पड़ा है अपने पास, नोस्त्रो। विदेश के पास आईएनआर पड़ा है, goes through. While examining the transaction foreign exchange, the auditor should check the reconciliation of nostro account with the respective minor account. फिर amount in the nostro account in stock of foreign currency in form of a bank account with overseas branches वो check करनी पड़ेगी. He should evaluate the internal control system also, बराबर, and verify the prescribed procedure in relation to interbank confirmation whether in vostro account is followed or not. ठीक है, vostro nostro याद कर लो फटाक से, and इसका प्रोसेस एक बार रीड कर लीजिए। जल्दी पढ़ो। जल्दी। झाला? कूल। विदेश के अपना इंडियन जो बैंक है, विदेश का उसका जो ब्रांच है, उसमें अगर फॉरेन करेंसी पड़ा है तो दैट्स नोस्त्रो। विदेश के ब्रांच में, विदेश के बैंक में, ठीक है, अगर आईएनआर पड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा वो? वोस्त्रो। द ऑडिटर शुड चेक दोनों का मैचिंग करके। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 आपका रट्टा वाला आंसर है, इसको आप रट्टा करेंगे। ठीक है, अब ये पढ़ोगे, पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, आया हुआ ये पढ़ना है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 7 अगेन। एडवांसेस टू .com कंपनीज, एडवांसेस टू .com कंपनीज। जब ये ऑनलाइन कंपनीज आई थी ना, जितनी भी फ्लिपकार्ट हो गया, जबोंग हो गया, स्नैपडील हो गया, इनको क्या बोलते हैं अपन? .com कंपनीज। क्या बोलते हैं अपन? .com कंपनीज। देखो अभी इधर इट सेज इंटरनल कंट्रोल चेक कर लो, वही सेम एडवांसेस है। इंटरनल कंट्रोल, सैंक्शंस, बोरोइंग पावर, लेटर ऑफ आई मीन सैंक्शन बोलते अपन, सिक्योरिटी, मॉर्गेज, प्लेज, वो ये सेम चीज। खाली यहाँ पर क्या बोलना अपने को? .com बोलना है, बाकी पूरा आंसर सेम है। जो अपने आगे एडवांसेस पढ़ा था ना, वही आंसर है। एक बार इसको भी रीड कर लीजिए जल्दी। आ जाओ, तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट आंसर करें वो करें कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ अ बैंक विद रेफरेंस टू द आरबीआई गाइडलाइंस। मतलब इनका स्कोप क्या है? बहुत ही इजी आंसर एकदम। देखो क्या क्या चेक करेंगे बेसिकली, जब आप ऑडिट करने जाते हो क्या क्या चेक करते हो? बैंक में डेली कैश ट्रांजैक्शन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बराबर ओवरड्राफ्ट, सीसी, कैश रेट, वो सब चेक करेंगे। कुछ डिविएशन मिलती है तो उसको अपन डिटेल में चेक करेंगे। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन चेक करने का, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स चेक करने का अपने को, रेवेन्यू लीकेज चेक करने का अपने को, बराबर, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन विद आरबीआई गाइडलाइन से मैच करने के अपने को। बहुत ईजी है। देखो पहला, डेली कैश ट्रांजैक्शन विद रेफरेंस टू द एबनॉर्मल रिसीट्स एंड पेमेंट शुड बी चेक्ड।
Purchase and sale of shares and securities should be checked. Verification of advances, OD, TD, temporary overdrafts, cash credits, term loans, LC, वो सब check करने का. Any deviation should be examined in great detail. Verification of foreign exchange transactions, revenue leakages, verification of high value transactions, safe custody of customer forms, security forms, customers complaints of whether कैसे deal की हुई उन्होंने, study of RBI and internal inspection reports, statutory auditors report and compliance threats. बराबर. तो ये स्कोप है किसका? कॉन्करेंट ऑडिट का. किसका स्कोप है? कॉन्करेंट ऑडिट का. क्लियर हो गया? एकदम इजी. आइए आगे. नाउ दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट आंसर. इंटरकंपनी ऑफिस एडजस्टमेंट्स. देखो जब व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट अपीयरिंग इन अकाउंट्स ऑफ बुक. ब्रांच एडजस्टमेंट या फिर इंटर एडजस्टमेंट्स इन द ऑडिट ऑफ बैंक. बहुत ही इजी है. इन फाइनल बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक, दिस बैलेंस रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन इंटर ब्रांच डेबिट एंड क्रेडिट and should normally comprise the items in transit as on closing date, जैसे चेक वेक जो होते हैं. Most commonly used by the same persons in committing fraud. Therefore, verification is of great importance. The procedure is as follows. So inter branch जो adjustments होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट वो बैलेंस दिखाएगा आपको. जनरली इसको इसमें बहुत जबरदस्त फ्रॉड होता है, तो इसको आपको डिटेल में चेक करना पड़ेगा. द फॉलोइंग इज अ प्रोसीजर. एक्सप्लेन कर दिया क्या प्रोसीजर. चेक ऑल द ब्रांच अकाउंट्स आर पीरियडिकली रिकंसाइल्ड. Check all the adjustments in accounts and ensure that the adjustments are done properly and supported by documentary evidence. Check पहले क्या बोलेंगे अपन? All the branch accounts are properly reconciled. Check the adjustments in the accounts and it is supported by documentary evidence. Third, verify the reversal entries अपन पढ़कर आगे are properly made under proper authority after due explanation and evidence. बराबर. फिर एक हो गया. तो बेसिकली ब्रांच का डेबिट एंड क्रेडिट का जो डिफरेंस होता है वो आपका इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट वो बैलेंस शीट में दिखता है आपको. तो दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट फ्रॉड. बराबर. सो आपको इसको बहुत इंपॉर्टेंस से आपको चेक करना पड़ेगा. फॉलोइंग इज द प्रोसीजर. चेक वेदर द प्रॉपर अकाउंट्स आर इंटर ब्रांच अकाउंट्स आर रिकंसाइल्ड प्रॉपर्ली. उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक करोगे आप जो एडजस्टमेंट अकाउंट के. वेरीफाई द रिवर्सल एंट्रीज इज मेड अंडर प्रॉपर अथॉरिटी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट. ओहो ये तो टाइम पास आंसर एकदम. व्हाट इज द प्रिंसिपल इनैक्टमेंट्स कवरिंग बैंक ऑडिट. देखो खाली रीड कर लो समझोगे. नेशनल वाइज बैंक के लिए कौन सा है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट. नॉन नेशनलाइज बैंक के लिए भी क्या आ जाएगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड कंपनीज एक्ट 2013. कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ द स्टेट इन विच दे आर लोकेटेड. ये भी लगता है हमको. रीजनल रूरल बैंक के लिए आरआरबी एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. एसबीआई सब्सिडी के लिए एसबीआई एक्ट, एसबीआई सब्सिडरी बैंक एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. देखो हर जगह पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो है. अपार्ट फ्रॉम द अबव ए और क्या क्या लगेगा? आरबीआई एक्ट 1934, आईटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट एंड सरफेस एक्ट शैल आल्सो अप्लाई. बैंक ऑयल वाले को इतना साल का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, रीजनल रूरल बैंक एक्ट, कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट, मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, आरबीआई एक्ट 1934, रीजनल रूरल बैंक एक्ट, सरफेस एक्ट, एसबीआई एक्ट, एसबीआई सब्सिडरी एक्ट. सब इतने सारे एक्ट लगते हैं. ठीक है. सो याद करना अपने को. इजी है. कूल. क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क. सॉरी आप घर पे ही देख रहे हो ये तो, बट आपको इसको पढ़ना है, रीड करना है. ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ना है इसको. ठीक है. 2. What are the exceptions to the general rule of treating advances NPA? अभी अपन NPA पढ़ कर आए थे. मोर देन 90 डेज, मोर देन 90 डेज, मोर देन 90 डेज. शॉर्ट क्रॉप्स के लिए 2 क्रॉप सीजन, लॉन्ग क्रॉप्स के लिए अपने 1 क्रॉप सीजन. बराबर. अब इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कि अपने को सर बोरोवर वाइज देखने का. जैसे मैंने एक लोन ले रखे बहुत सारे, 10 अलग अलग टाइप के लोन ले रखे. कोई टर्म लोन ले रखा है, कोई पर्सनल लोन ले रखा है, कोई कार लोन ले रखा है, कोई होम लोन ले रखा है, ओडीसीसी. मैंने एक जगह पे डिफॉल्ट कर दिया, सीसी का मैं नहीं दे रहा हूं, या टर्म लोन मैंने डिफॉल्ट कर रखा है, तो मेरे बाकी से बराबर पेमेंट हो रहे हैं. एक जगह से मेरा डिफॉल्ट है खाली. तो क्या मेरे को एनपीए ट्रीट करेंगे वो लोग? क्या खाली मेरा सीसी अकाउंट का या टर्म लोन अकाउंट का ही एनपीए ट्रीट होगा कि मैं पूरा एनपीओ चाहूंगा? बोलो कैसे ट्रीट करना है अपने को? बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज. कैसे ट्रीट करना है अपने को? बोरोवर वाइज. पहला, इट सेज NPA should be determined borrower wise and not facility wise. It says even if any one of the credit facilities granted to a borrower becomes NPA, then all the facilities granted to that borrower will be regarded as NPA irrespective of the performing status of that facility. समझा आपको? So it is borrower wise and not facility wise. Number 2, net worth of the borrower, it should not be considered to treat as an advance as NPA. Net worth को consider नहीं करना है. 3, availability of the security. If it is not relevant, it is irrelevant to determine the performing status of an advance subject to certain exceptions. Availability of security भी चेक नहीं करना, पीरियड कितना होगा वो चेक करना है. Take out finance. Under this arrangement, funding of long-term infra projects, leading banks should apply prudential norms in usual manner. Consortium, ये अपन पढ़ गए थे. consortium अपना अपना सब देखेंगे. Each bank may classify the advance based on its own record and the recovery of other aspects, having bearing on recoverability.
स्टाफ लोन, स्टाफ लोन में कैसा होता है, जो अपने एम्प्लॉयज को ये लोग ने लोन दिया बैंक वालों ने. सो इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस टू स्टाफ वेयर द इंटरेस्ट इज पेएबल आफ्टर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, आफ्टर द रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, उसके बाद आपको इंटरेस्ट देना है. इंटरेस्ट बिकम्स ओवरड्यू ओनली अपॉन द डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट. देखो प्रिंसिपल पे कर लेगा, उसके बाद आपको पूरा इंटरेस्ट देना पड़ता है. सो डिफॉल्ट क्या होगा, प्रिंसिपल पे डिफॉल्ट होगा, जब इंटरेस्ट डिफॉल्ट होगा ना वो डिफॉल्ट होगा यहां पर. फिर जी एडवांसेस अगेन एसटी वेस्टी, ठीक है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एनएससी केवीपी, ये जो गवर्नमेंट वाले होते हैं. सच एडवांसेस नीड नॉट बी कंसिडर्ड एनपीए एंड इंटरेस्ट ऑफ सच एडवांसेस मे बी टेकन एज इनकम प्रोवाइडेड एडुकेट मार्जिन इज अवेलेबल इन अकाउंट. अच्छा अगेन प्रूडेंशियल नॉर्म शुड बी चेक्ड. फिर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर एडवांसेस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज. तो कैसा होता है जब नेचुरल वो अपने फार्मर वार्मर को अगर लोन दे रखा है, अगर वो डूब जाता है तो क्या होगा, आप एडिशनल फंडिंग दे दो उनको, ठीक होने के, अपना एग्रो कंट्री देश का. Where natural calamities impair the repayment capacity of agricultural borrowers, lending bank can either convert the short-term production loan into long-term loan, बराबर, reschedule the payments and sanction fresh short-term loan. Both term loan and fresh term loan are treated as current dues and need not be classified as NPA. जो पुराना लोन था वो प्लस एडिशनल लोन मिला वो पूरा खत्म हो जाएगा. I mean उसको आप NPA ट्रीट नहीं करोगे, उसको आप फ्रेश लोन मानोगे. Both will be treated as fresh loans and accordingly guidelines for identifying NPA shall apply. दोनों फ्रेश लोन हो जाएंगे. या तो आप उसको रीशेड्यूल कर लीजिए, पेमेंट को आप फ्रेश सैंक्शन दे दीजिए, या शॉर्ट टर्म वाले को अपन लॉन्ग टर्म कंसीडर कर दीजिए. सो नेचुरल कैलामिटी का अलग से क्वेश्चन आ सकता है. बोरोअर वाइज देखना है आपने को, फैसिलिटी वाइज नहीं देखने का, एंड नेटवर्क को कंसीडर नहीं करने का, सिक्योरिटी को भी कंसीडर नहीं करना, आपको पीरियड चेक करना है वहां पर, ठीक है. फिर वो क्या बोलते हैं, कंसोर्शियम एडवांस में क्या होगा, एक बैंक ने माना वो अपने हिसाब से चलेगा उसको. स्टाफ लोन में कब होगा, जब वो इंटरेस्ट का डिफॉल्ट होगा. एनपीवी में अपना केवीसी जो अपने किसान विकास पत्र वो सब जो होते हैं वो एनपीए जनरली नहीं माना जाता है. नेचुरल कैलामिटी में क्या होगा, आप उसको शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म लोन तो उसको लॉन्ग टर्म ट्रीट कर लीजिए, या रीशेड्यूल करवा दीजिए पेमेंट, या और टर्म लोन के सामने एक फ्रेश सैंक्शन दे दीजिए. तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पूरे फ्रेश लोन आएंगे, अकॉर्डिंगली एनपीए अप्लाई होगा. फिर क्लियर. नेक्स्ट, हाउ वुड यू वेरीफाई द बैलेंस इन अकाउंट ऑफ अ बैंक सिचुएटेड इन अ फॉरेन बैंक. हाउ वुड यू वेरीफाई द बैलेंसेस इन एन अकाउंट ऑफ अ बैंक सिचुएटेड इन विदेश, मेरे गांव में है वो, ठीक है, लंदन. पहला सी, check whether these balances are converted into Indian currency at the exchange rate prevailing on the balance sheet date and ensure the compliance with AS. Check whether it is converted into INR, it is converted into Indian currency at the exchange rate as on the balance sheet date. Check whether it is converted into the balance sheet into INR as on the balance sheet date. बराबर. O. Check the original deposit receipts. क्या बोलेंगे अपन इसको? Check the original deposit receipts in respect of balance in deposit account. In addition to the confirmation certificates and obtained from the banks in respect of outstanding deposits. Check the original outstanding deposits. L. Examine the last transaction interbank accounts periodically towards the year end. क्योंकि वहां पर क्या है, जनरली वो विंडो ड्रेसिंग होता है, ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शंस. L. Verify the ledger balances in each account with reference to the bank confirmation certificate and recourse statements at the year end. Ledger balances in each account. R. Review the recourse statements and pay attention to three things. पहला, check the no debit for charges or credit for interest is outstanding. Check no check sent or received is in clearing is outstanding. Check all bills or outstanding checks sent for collections as on the closing date have been credited subsequently. Important आंसर ये करना बहुत जरूरी है. ठीक है, फॉरेन बैंक का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है जनरली. ऐसे ही रट्टा मारना, 4 मार्क आंसर इतना ही लिख कर आना है आपको. कॉलम it should be converted to INR as on the balance sheet date. O. Outstanding deposit receipt चेक करना पड़ेगा along with confirmation. L. ledger balance verify करेंगे with reference to the bank confirmation certificate. एक और L है last transaction चेक करेंगे in interbank account. फिर reconciliation statement रिव्यू करेंगे, उसमें 3 बातें चेक करेंगे. क्या? No debit or credit for the interest is outstanding. बराबर. No check sent or received is outstanding. Clear? All bills or outstanding check is cleared, मतलब वो हो चुका है. Very 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 important. समझा आपको बैंक ऑडिट, गया दिमाग में. अब बहुत बच्चे मुंह बना रहे, मुझे ही पता, इसमें भी करेंगे डिसलाइक, कोई टेंशन नहीं अपने को, बाकी इंडिया का दुआ है अपने साथ. मैं आपको प्रूफ करा देता हूं कि कितने क्वेश्चन आए हुए. इस बार का अपन पहले आरटीपी उठाते मई 2018 का. सो मई 2018 का जब मैं आरटीपी उठाता हूं, क्या क्वेश्चन है देख लेते अपन. मई 2018 का आरटीपी में क्वेश्चंस किधर बेटा, ये देखो. So I mean May 2018 आरटीपी. I hope आपको पूरा बैंक वाइड समझ में आएगा. 23 कॉन्सेप्ट इट हैज टू बी ऑन अ फिंगरटिप्स. एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, एग्जाम वाले दिन देखिए, इतना ही देखना खाली बस. क्वेश्चन भी देख लो अभी क्या है. मैसेज सैमन कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ नेशनल बैंक. फालतू मुझे नहीं पता क्या करना है इसका. द रिकॉर्ड्स ऑफ द बैंक हैज सम इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट. बेटा इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट बीइंग एन ऑर्डर यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द पॉइंट्स व्हिच रिक्वायर स्पेशल अटेंशन. याद है इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट वाला अपन ने किया था, इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट, वो वाला क्वेश्चन.
ये अपना हो चुका है। बी, एक्सप्लेन द रिवर्सल ऑफ इनकम, एनपी ट्रीट कर दिया था अपन उसको, बराबर। तो जो फीस है, जो कमीशन है, जो चार्जेस है, उसको रिवर्स कीजिए, बराबर। अपन ने क्या कर रहा था, पहले से उसको बुक कर लिया था, पर मुझे इस बार पैसा नहीं आया है, उसको भी रिवर्स कीजिए। याद है ऐसा कुछ? ये भी कर चुके अपन। फिर Miss Richa has been appointed as an auditor of branch of SBI. She wants to know the aspects which will be considered while reporting on credit appraisal, sanctioning disbursement and documentation in respect of advances in LFAR. LFAR का कितना अपन advances disclosure requirement जो होते अपने, वो ये पूरा suggest। तीनों क्वेश्चन हो गए अपने। देखो खाली क्या क्या कहानी बना के घुमाई है पूरे लोगों ने, केस बना के दिया, पर आंसर वही है। बता देता आपको। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 5 हो गया हमारा। रिवर्सल ऑफ इनकम 11, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवा देता 11, और एलएफएआर का ये रहा 17। देखो दिख रहा है आपको, वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एंड एलएफएआर, ये सेम चीज है। हो गया मई 2018 आरटीपी स्वाहा, इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मैं उठाता हूं अभी, क्या उठाएंगे अपन, ये क्या है, नवंबर 17 में तो क्वेश्चन नहीं आया था। नवंबर 17 के आरटीपी ले रहा हूं मैं, नवंबर 17 के आरटीपी। दिस इज नवंबर 17 आरटीपी, ठीक है। इट सेज योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड द सेंट्रल स्टैट ऑडिटर ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक। द बैंक फॉलोज फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर। द बैंक इज अ कंसोर्शियम मेंबर ऑफ सीसी फैसिलिटीज फॉर 50 crores टू एक्स लिमिटेड। Bank's own share is 10 crores only. During the last 2 quarters against the debit of 1.75, the bank has received only 1.25. Based on the certificate of lead bank, the bank has classified the account of X Limited as performing. एक बैंक ने खुद को बोला कि मेरा परफॉर्मिंग है, हमको क्या करना है, हम उसको एनपीए ट्रीट करेंगे। पॉइंट नंबर 22 हमारी बुक का सेम। 10B, NYSA Bank has appointed your firm of CA as a branch auditor for a financial year 16-17. Being head in charge of the assignment, while planning you distributed the work among your team members and assigned Mr. Harry for the verification of balances. ऊपर का फुल टाइम पास है। क्वेश्चन क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस इन अकाउंट ऑफ अ बैंक सिचुएटेड इन अ फॉरेन कंट्री। हाउएवर ही इज बीइंग फ्रेश टू बैंक ऑडिट्स, ही नीड्स योर गाइडेंस। पॉइंट नंबर 1 अपने बुक का। नवंबर 17 का आरटीपी भी कर लिया अपन, मई 18 का आरटीपी हुआ, नवंबर 17 का आरटीपी भी हो गया, ठीक है। अब इस बार का मॉक पेपर भी कर लेते अपन। आ जाइए एक बार। इस बार के जो मॉक पेपर है उसमें एक ही क्वेश्चन था आई थिंक। एक मिनट, एक क्वेश्चन था, मैं जस्ट चेक कर रहा हूं। सी डी में नहीं है, 2 में नहीं है, डी में नहीं है, 3A 3B नहीं है, 3C भी नहीं है, 4A भी नहीं है। ओहो ये है 4B, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स एंड डिमांड ड्राफ्ट द ऑडिट असिस्टेंट वुड रिक्वायर फॉलोइंग गाइडेंस। टेलीग्राफिक ट्रांसफर याद है वो अपना, डी कोड, एन कोड, साइनिंग अथॉरिटी डी पे आना चाहिए, अगर बेचा है तो एडवाइसेस चेक कीजिए, याद है वो सेम 4 पॉइंट यहाँ पर है। अच्छा अगर आपको पैसा नहीं आया तो पुराने जो अपना इशूइंग ब्रांच है उससे वेरीफाई करिए, तो टीटी एंड डीडी पर आया, टेलीफोनिक ट्रांसफर डिमांड ड्राफ्ट, बराबर। सो दैट इज द क्वेश्चन इन आवर बुक ऑन टीटी डीडी का। देख लीजिए एक बार क्या है तो याद रहेगा आपको। टीटीडीडी बेबी किधर गई, तो टीटीडीडी 18 इंपॉर्टेंट मार्क लीजिए ये अपने मॉक पेपर में। सो मैंने आपको मॉक का क्वेश्चन करा दिया दोस्त, मैंने तेको मई 18 2018 करा दिया आरटीपी, मैंने तेको नवंबर 17 के आरटीपी करा दिए। 23 क्वेश्चन है, बैंक वर्ड लेके ऑप्शन में मत लेके जाना। अभी मैंने आपको वीडियो दे दिया अभी, ठीक है, जो वादा किया था निभाना था मैंने निभा दिया है, ठीक है। अच्छा याद रखना लास्ट 4-5 अटेम्प्ट से इंश्योरेंस नहीं पूछा है तो शायद अपने को आ जाओ ऑडिटर बैंक्स। रिक्वेस्टिंग यू डू नॉट टेक दिस चैप्टर इन ऑप्शन, गया भेजे में ऐसे ही पढ़ना है। अब पास हो जाओगे, ठीक है। एक ही रिक्वेस्ट है दोस्त, दुआ देते रहना, ठीक है। जितना दुआ दोगे उतना तुम्हारे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि जो बच्चा मुझे देख रहा है, ठीक है, जो बच्चा मुझे देख रहा है, अप्रोक्सीमेटली 35-36 हजार लोग देख चुके हैं, ठीक है। ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था कि यार ये इतना वायरल हो जाएगा। थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू दैट यू हैव मेड मी सो प्राउड एंड
इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग की मदद हो रही है, एंड ट्रस्ट मी इट्स अमेजिंग. ठीक है, मम्मी पापा को खुश रखना, पास हो जाना, उनको प्राउड फील करवाना. ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय. एंड कुछ और होगा तो मैं आपको बताता रहूंगा. ठीक है, वेट फॉर द डी डे. दुनिया खत्म नहीं हुई अभी भी, कर सकते हैं हम. वी कैन डू इट. लव यू ऑल गाइज, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.